In this particular video, I am going to show you my certified copies of direct taxation, that is paper 4 in CA Intermediate Group 1, and जो कि बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, एंड रियली इट इज़, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे प्रोविजंस होते हैं जो कि याद करना बहुत मुश्किल होता है, एंड जो कि सिर्फ रिपीटेड रिविजन्स एंड उसी से टैकल किया जा सकता है। क्योंकि ये क्या, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके थ्योरी पढ़ लिया, लॉजिकल बेस पे अपने थोड़ा कंसेप्चुअल स्टडीज़ या जो होता है ना, ऐसा वैसा सब यहाँ पे कुछ नहीं होता। आपको पूरा यहाँ पे बार बार रिवाइज करके प्रोविज़न को दिमाग में सेटल होने देना होगा, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेशन में हेल्प करेगी। Also, I stick to the institute's like presentation which they provide in the suggested answers. So try to solve as many as questions in direct taxation for practice purpose, to know like how the answers should be present. So go and watch it and try to like have a mindset to see that how to present. So as you already seen my marks that I had got 32.5 out of 42. So I'll tell you the tips for the presentation, that how I scored this much, and also I'll be sharing you my mistakes which I did so that you do not repeat it for the next time. And the initial mistake which you can see on the very first page only, like मैंने क्या किया है, जो normally हम लोग इसमें optional छोड़ने के लिए हम लोग टिक मारते हैं, सो मैंने ये भूल गया था करना, बिकॉज आपके पास जैसे 4-5 कॉपीज आ जाती हैं एक साथ, क्वेश्चन पेपर की 2 बुकलेट, देन एमसीक्यू बुकलेट्स, और फिर इसके साथ साथ 2 रिटर्न। तो मैं हल्का सा वहाँ पे मतलब जल्दी जल्दी के कारण मैं शायद भूल गया था ये। एंड ये जीएसटी में भी यही हुआ था मेरे साथ कि मैं इसमें भूल गया था लिखना, टिक करना आई मीन। एंड फिर ये आई थिंक ये मेरे को कॉस्ट नहीं करा, क्योंकि मैंने शुरुआत के 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे थे। सो लकीली मेरे कोई मार्क्स कट नहीं हुए, नहीं तो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई सा दूसरा अटेम्प्ट करता तो वो फर्स्ट ही काउंट किए जाते और बाकी के रह जाते। सो होपफुली वो मेरा साथ नहीं हुआ ना वो केस। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि कैसे सिलेक्ट करना है कि हमको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, या कैसे हम 15 मिनट्स में सबसे पहले चेक करें क्वेश्चन पेपर। सो सबसे पहले प्लीज़ फर्स्ट क्वेश्चन कभी रीड नहीं करें, क्योंकि वो कंपलसरी होता है। सो ये बोल सकते हैं कि कंपलसरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट उस टाइम रीड करने के लिए उसको उठाए ना, रैदर उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं जिनमें अपन को चॉइस करना है, सिलेक्ट करना है, वो करें, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बिकॉज पहला तो एज सच हमको करना ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो इसीलिए जो हमको ऑप्शंस में आते हैं उनको पहले सबसे पहले गो थ्रू करें, एज एन ओवरव्यू ले लें कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, और थोड़ा सा बैकग्राउंड बना ले कि हाँ मेरे को इतना जल्दी सब करना पड़ेगा शुरुआत में, ताकि मैं बाद में सब ये सब कवर कर सकूँ। देन आप उसमें सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन के लिए मैं बता दूं कि मैंने एक टेक्निक यूज़ की थी AAS, और जो टेक्निक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी की थी, जैसे AAS टेक्निक यानी असेस, एनालाइज एंड देन सॉल्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन में ये टेक्निक ऐसे कम करते हैं। असेस मीन्स क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है वो सारा असेस कर लो। सेकेंडली एनालाइज करो कि आपको कितना अच्छा पता है, कितना इन डेप्थ नॉलेज है, या फिर जो जो पूछा है वो बेंचमार्क पे आप उसको रिप्रेजेंट कर पाते हो कि नहीं। एंड लास्टली सॉल्व करने के पहले भी आपको दिमाग में माइंड मैप बनाना पड़ेगा या रोड मैप बनाना पड़ेगा कि ये फ्लो है इस क्वेश्चन का, इस टाइप से सॉल्व करना है। सो वो आपको पहले से बनाना है, तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप बीच में अटके ना तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। क्योंकि या तो आपके पास वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा कि कंटिन्यू करूँ क्वेश्चन या मूव ऑन करूँ। सो इसीलिए आप इस में ना पड़े, इसलिए पहले ही पूरा रोड मैप या माइंड मैप तैयार कर लें कि हाँ ठीक है ये होना है। देन AAS टेक्निक का फुल फॉर्म वही असेस, एनालाइज एंड सॉल्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं कैसे रीड करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये पढ़ें कि पूछा क्या जाने वाला है। दैट इज असेस, दैट यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी अंडर नॉर्मल एज वेल एज स्पेशल प्रोविजंस, एंड इफ एप्लीकेबल AMT वाला भी था, सॉरी। सो ऐसा था कि इसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन तो GTI, टोटल इनकम और टैक्स पेएबल निकालने पे खत्म हो जाता है। इसमें एक AMT वाला प्रोविजन भी जोड़ दिया है, हल्का सा ये क्वेश्चन को लेंदी बना दिया है। सो मैं कैसे पॉइंट्स को पढ़ता था, जैसे ये जल्दी जल्दी पढ़ा। ये क्या है, ये पूरा रेंट के बारे में, तो रेंट के बारे में जितना भी हो सकता था, इसमें कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है तो उसको लीव कर दिया कि हाँ ठीक है, इसको बाद में अपन क्वेश्चन सॉल्व करते समय कंसिडर कर लेंगे। सेकंड फिर जैसे जल्दी जल्दी पढ़ा कि इंडस्ट्रियल ट्रेलिंग सॉरी SEZ से रिलेटेड है ये, एंड ये कमेंट्स कब हुआ है 2016 17-18 में। सो ये 10 साल तो नहीं हुए, आई मीन 5 साल भी नहीं हुए।
सो देन टर्नओवर कितना है, इतना है, देन एक्सपोर्ट कितना है, देन ये सब जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन ले ली एंड कि इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसमें क्या प्रोविज़न आपको क्या लगता है कि वो लिखना पड़ेगा, सो आपको दिमाग में तैयार हो जाएगा। देन रॉयल्टी से रिलेटेड अब मेरे को इसमें उस टाइम मेरे को सिर्फ दो दिमाग में इमेज आई कि पहला ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और सेकंड ये जाएगा डिडक्शन। सो इतना ही मेरे दिमाग में आया और मैं इसको क्योंकि रॉयल्टी से रिलेटेड मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा था, तो इसलिए मेरे को सिर्फ इतना याद आया तो और मैं आगे बढ़ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग का तो वही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और डिडक्शन में 10,000 TTA और TTB होता तो बात अलग थी, पर ये यहाँ पे कुछ या आई थिंक ये 58 ईयर्स का इसलिए TTA लगेगा। सो देन ये रिसीव फ्रॉम शेयर, देन इसके लिए भी मैं कंफ्यूज था, सिर्फ वहाँ पे लिखा शेयर फ्रॉम AOP इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आई थिंक ये बिजनेस प्रोफेशन में जाता, आई डोंट नो क्या है, सजेस्टेड आंसर से चेक करना पड़ेगा। देन ये है पूरा कैपिटल गेन से रिलेटेड कि इसमें क्या क्या, ये वाला ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो मेजरली बहुत मतलब पूछा, आई मीन मतलब हल्का सा डिफिकल्टी लेवल इसका ज़्यादा ही रहता है। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और वो इंडेक्सेशन सारा 50C सेक्शन वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सो मैंने सारा एक जल्दी जल्दी एसेस किया एंड देन फाइनली ये सब डिडक्शन से रिलेटेड थे, तो जो मेरे को लकीली याद थे एंड याद आई मीन उसके लिए भी मेरा स्ट्रैटेजी थी कि जो डिडक्शन और TDS थे ये मैंने पास्ट अटेम्प्ट्स में देखा था कि इनमें से तो कंपलसरी आ ही रहा है, मतलब कम से कम नंबर का भी आएगा पर आता है इसमें से। सो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि इन 2 चैप्टर्स को मैं डेली हाफ एन आवर डिवोट करूँगा एंड देन आई डिड दिस एंड मैं डेली उसको फटाफट उसको पढ़ता था, आई मीन पढ़ता बस रीड करता था ताकि वो दिमाग में वो सेटल होता जाए और धीरे धीरे वो आधा घंटा 15 मिनट में बदल चुका था। सो मेरे को एग्ज़ाम टाइम जब मैंने पढ़ा था, मतलब कॉस्टिंग के पेपर के अगले दिन जब मैंने पढ़ा था, सो मेरा सारा ये TDS एंड डिडक्शन 15 मिनट्स में हो गया था। देन वापस से मैंने एज सच रिवाइज कर लिया था कि हाँ थोड़ा सा अच्छे से कन्फर्मेशन ले ही लेते हैं। सो नाउ सी माई आंसर शीट। सो मैंने इस तरह से जो प्रेजेंटेशन जो मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा वो रोड मैप बनाया दिमाग में कि पहले हाउस प्रॉपर्टी देन ऐसा ऐसा होगा, तो सारा कुछ करा। प्रेजेंटेशन मैंने सारी जो इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर निकाले हैं उसी के हिसाब से ट्राई करा था कि वही सब करूं लाइकवाइज एंड थोड़ा सा मैं उससे डिविएट भी होकर कुछ चीज़ें करी है जो मैं बताऊंगा आपको, एंड वो हल्की सी मेरे लिए थोड़ी 2 बेनिफिट्स दे रही थी। एंड दिस इज़ हाउ आई प्रेजेंटेड वो जो टॉप लाइन होते हैं फॉर्मेटिंग की, देन इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन ये ग्राउंड फ्लोर जो था SOP था सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसमें नहीं होना था पर मैंने प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए लिख दिया। एंड देन फर्स्ट फ्लोर का वो लेट आउट प्रॉपर्टी था। देन यहाँ पे मैंने नोट दिया बिकॉज मैं सोच रहा था सेफर साइड पे अगर थोड़ा सा, और बाकी ये नोट वोट देने पे हल्का सा एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चा प्रिपेयर्ड है, तो हल्का सा एज मिल सकता है आपको। देन टैक्स वगैरह म्यूनसिपल टैक्स वगैरह वो सब हाफ, क्योंकि बाकी का SOP में चला गया। देन वो सब दे के जो भी पूरा था हो गया ख़त्म यहाँ पे। हाँ फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के लिए पूरा एक वो डाला, देन इनकम जो पूरा प्रॉफिट दिया हुआ था वो लिखा, देन डिडक्शन मैंने कैलकुलेट करा है। और हाँ उसके लिए जैसे मैं ये बताने वाला था कि जो नोट्स होते हैं कुछ सजेस्टेड आंसर, कुछ नहीं, मेजरली जो सजेस्टेड आंसर्स हैं उसमें नीचे नोट देके नोट 1 नोट 2 नोट 3 और वहाँ पे सॉल्यूशन के बाद दिया जाता है। बट मैंने क्या किया कि सारा कुछ जो प्रोविज़न पता है वो वहीं के वहीं लिख दिया, क्योंकि इसके लिए मेरे को 2 बेनिफिट मिल रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो रहती है जिस मोमेंट पे हम सोच रहे हैं, जिस मोमेंट पे हम सॉल्व कर रहे हैं, वो एट द हाईएस्ट रहती है, और वहीं के वहीं तब लिख देते हैं ना तो वो पूरा अपना 100% लिख पाते हैं। बाकी बाद में जाते हैं तो हम लोग का सोल्यूशन हो चुका है तो हम लोग सोचते हैं नोट फटाफट कैसे भी लिख दो, तो वो हल्का सा वो रहता है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है वो सेकंड अप्रोच में, कि आपने एक बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, फिर नोट्स के लिए आपको वापस से पेज पलटना पड़ेगा एंड पूरा फिर वापस दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग करके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देन वहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा टाइम सेव करेगा। एंड टैक्स के पेपर में थोड़ा टाइम इस मतलब प्रेशियस, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा टाइम भी। जो मेरा जितना जैसे सेक्शन कोड जैसे मैंने को जितने याद थे सारे लिखे। देन कैपिटल गेंस से रिलेटेड यही वहीं के वहीं नोटिंग दी है, जो जो प्रोविज़न मेरे को आता था वो सब लिखा है। एंड पूरा प्रेजेंटेशन मैंने इंस्टीट्यूट के हिसाब से करने की कोशिश की थी क्योंकि जो सजेस्टेड देखे थे, बाकी ये आप हल्का सा डिवेट होगा कि ये सब नोट्स में जाता है पर मैंने यहीं पे लिखा है। एंड पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सब करने के बाद ये सब हो गया। देन GTI निकाली, फाइनली मैं डिडक्शंस पे आ गया। डिडक्शन में वही फॉर्मेट, और बल्कि ये वाला तो मैंने वहीं से बिल्कुल लाइनर नहीं, वरना मैं इसमें भी एक्सप्लेन करने वाला था। बाकी यहाँ आप देखना ये हल्का सा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
सो वो नोट देते हैं, नोट देके करता है, उससे अच्छा मैंने यहीं पे सारा छोटा छोटा एक्सप्लेन कर दिया है एंड वो टाइम सेव किया था उसने रियली। देन फाइनली टैक्स कंप्यूटेशन पे आया हूँ। यहाँ पे मेरे नंबर कट हुए हैं, आई मीन क्योंकि मेरे को लग ही रहा है ये यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, मतलब हो सकता है मैंने कुछ यहाँ पे, क्योंकि हाफ मार्क भी मिला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, तो हो सकता है कि या तो यहाँ से अमाउंट का डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सिर्फ हाफ नंबर मिला है कैलकुलेशन का टैक्स, या फिर हो सकता है मैंने यहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हूँ। देन लास्टली जो था AMT से रिलेटेड था। सो AMT के लिए पूरा प्रोविजन लिखा कि क्या होता है, कब अप्लीकेबल होता है एक्सेट्रा, एंड यहाँ पे लिख दिया था वो तो, सॉरी। देन यहाँ पे उसका कैलकुलेशन किया और लास्टली कि कितना जाएगा ये सब करके कैलकुलेशन फाइनल लाइबिलिटी बता दी। इस फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को 14 में से 10.5 मिले, जो कि इनिशियल स्टार्ट पे ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे से क्वेश्चन बन गया, मतलब मेरे को नंबर तो नहीं पता था बट आई मीन कि हाँ अच्छा मतलब सब हो गया है, सो इसीलिए वो थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा काम स्टेप वाइज मार्किंग का है, मतलब आपको पूरे जो नंबर हैं वो स्टेप वाइज में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका सॉल्यूशन सही होगा तभी आपको नंबर मिलेंगे, जो आपने प्रोविजन स्टेट किया है उसके बेसिस पे नंबर मिलेंगे। हाँ, कैलकुलेशन के बेस पे भी नंबर मिलते हैं, बट जो रेशियो है वो प्रोविजन का ज़्यादा रहेगा एंड कैलकुलेशन का वाइज देखें तो वो छोटा रहेगा। बाकी मैंने जो आंसर शीट से एनालाइज किया है कि जिन क्वेश्चंस में या फिर जहाँ पे आपको प्रोविजन ज़्यादा स्टेट ना करना हो, लिखना ना पड़े या एक्सप्लेन ना करना पड़े, वहाँ पे कैलकुलेशन के नंबर मिलते हैं। बाकी ये जो जहाँ पे प्रोविज़न का ही खेल है, जहाँ पे मेन प्रोविज़न या लॉ का ही पूछ रहे हैं, सो वहाँ पे लॉ के ही नंबर मिलेंगे एंड कैलकुलेशन वाइज थोड़ा कम वेटेज रहेगा। देन अब ये पूरा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे फिर से वही AAS टेक्निक लगाओ, असेस करो कि क्या क्या पूछा है। सो मैंने पूरा रीड किया था वहाँ पे, देन मैंने थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की थी, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना ये लास्ट का या फिर जो पूछा है ना वो लाइन होती है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। कि जैसे ये पूछा है ही सीक्स एडवाइस एंड ये सब देख लीजिए, उसमें मतलब मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें पहले पूछा है कि रिटर्न से रिलेटेड है कि रिटर्न रिवाइज होता है कि नहीं होता है, देन उसके बाद ये इसको करना चाहिए कि नहीं। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है ना ये पूरा डज थोड़ा सा एनालिसिस टाइप का हो गया था। सो डज ही नीड टू रिवाइज इज रिटर्न एंड व्हाट आर द रीजन, मतलब रीजंस क्या आप स्टेट करना चाहोगे, और उसको सूटने वाला एडवाइस देनी थी। और इसमें पूछा सिर्फ ये था रिकम्प्यूटेड टोटल इनकम टैक्स पेबल और रिफंडेबल इन द असेसमेंट ईयर 2021। सो अब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा और मेरी एक मिस्टेक भी देखना आप। एंड मिस्टेक नहीं, एक्चुअली वो एक मेरा ज़्यादा लिखने का वो डिसएडवांटेज बोल सकते हैं उसको। जैसे पहले तो उसमें मैंने रिटर्न के बारे में लिख दिया कि रिटर्न जो हैं वगैरह वगैरह, और सेक्शन के बारे में बताऊँ तो सेक्शंस में ये जो हॉट टॉपिक्स थे या जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे वो मैंने याद करे थे। सो दैट हेल्प मी, एंड याद करने का या फिर दिमाग में हमेशा रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, दैट इज़ रिवाइज अगेन एंड अगेन। सो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देन मैंने रिवीजन रिलेटेड पूरा लिख दिया कि उसको रिवाइज कब कर सकते हैं रिटर्न को। देन अब मैं बता दूं मिस्टेक क्या थी। उसमें आपको रिकम्प्यूट पूछा था और मैंने जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी थी उससे पूरा कंप्यूटेशन कर दिया, मतलब समझ रहे हो, मतलब पूछा कुछ और है और मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन कुछ और, मतलब लिख कुछ और दिया। सो इसके देख लिए अब कुछ नंबर नहीं मिले, बस टिक टिक यहाँ पे लगा हुआ था, बाकी नंबर कुछ नहीं दिए गए हैं मेरे को। एंड जो नंबर मिलना चालू हुए हैं वो जो पूछा था उसके मिले हैं। सो जो एनालाइज किया कि हाँ इसका हेल्थ जो चेकअप था वो उसके लिए ज़्यादा क्लेम कर सकता था, एंड ये जो प्रीमियम था वो 50,000 तक हो सकता था। ऐसे कर करके मैंने जो यहाँ पे सारा जो प्रोविज़न या फिर जो रिकम्प्यूट करके उसको एडवाइस वगैरह जो बोलते हैं ना वो ऐड ऑन करा, वो उसके नंबर मिले मेरे को। एंड वहाँ पे आप देख लेना 0 नंबर मिले, एंड जो यहाँ पे मेरे को नंबर मिल सकते थे, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई मेरी वो, क्योंकि मैंने वो सब कैलकुलेशन वहाँ कर दिया, तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की और डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। सो मेरे को लग रहा है कि वो हल्का सा यहाँ पे मेरे को सिर्फ हाफ नंबर इसीलिए मिला क्योंकि मैंने एक साथ नहीं किया वो सारा कॉम्प्रिहेंसिव। एंड लास्टली मैंने जो बचा हुआ था प्रोविजंस वो सारा लिख दिया एंड पूरी एडवाइस दे दी क्या क्या था हो, एंड मेरे को 7.5 मिले आउट ऑफ 9 इस क्वेश्चन में, और जो कि आई थिंक प्रोविजन लिखने या लॉ लिखने से रिलेटेड ही है। एंड बाकी स्टेप वाइज तो आप देख ही सकते हैं, पूरा इनिशियल से सारा स्टेप वाइज मार्किंग ही हो रही है। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये देख लिया ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे स्टेप 1 लिखा हुआ है। सो आई मीन कि आप ऑर्डर ज़रूर हल्का सा इधर उधर करके कर सकते हैं, पर प्रोविज़न जो क्वेश्चन पूछ सकता है या जो लॉ उसको रिक्वायर है वो सारा आप प्रोवाइड कर दें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2A। नाउ विल बी मूव टू 2B। सो 2B में क्या पूछा है, सो ये पूरा हाँ TDS से रिलेटेड था आई थिंक, यस हाँ TDS से रिलेटेड है।
सो इसके 5 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड टीडीएस में भी असेस एनालाइज एंड सॉल्व, असेस किया क्या पूछा है, ये कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है, देन ये आई थिंक गुड कैरियज वाला जो पार्ट था उससे रिलेटेड है। सो एंड लास्टली मेरे को पता ही नहीं था ये वाला, मैं सही बता रहा हूँ, ये मेरे को कहीं मिला भी नहीं था, इस कारण से मैं हल्का सा इसको वहाँ पे सोच नहीं सका। सो मैंने वहाँ पे जो मेरे को आया उस मोमेंट पे वो लिख दिया एंड बस ये 2B है। सो फर्स्ट पार्ट जो था उसका पूरा जैसे जो अपने लॉ में आंसर लिखते हैं वही कर दिया एंड जो प्रोविज़न दिया यहाँ पे उसका पूरा लिख दिया कि यहाँ पे उसका एग्रीगेट इतना है, सो इसके लिए वो एग्जीट हो रहा है 50 लाख से, तो उसका टीडीएस कटेगा। सो वो हो गया एंड देन यहाँ पे मैंने एक एग्जम्पशन लिख दिया था, मतलब कि आई डोंट नो इसके ज़रूरी थी भी नहीं थी, बट मैंने सेफर साइड होते हुए लिख दिया था। देन 2B पे आते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर सॉरी उससे गुड्स कैरेज एंड वगैरह से रिलेटेड था। सो 194C से रिलेटेड था, जो मेरे को सेक्शंस याद थे वो मैंने बताया था रिविजन के कारण एंड सारा जो कंडीशंस थी वो लिख दी हैं। देन लास्टली इस वाले प्रोविज़न का मेरे को सेक्शन याद नहीं था, बट मैंने स्टेट कर दिया था कि अगर वो पैन नंबर नहीं देता है तो उसका 20% से टीडीएस कटता है, देन उसका कैलकुलेशन करके बताया। और ये लास्ट का मैंने बता ही दिया था आपको कि मेरे को आता नहीं था, इसलिए मेरे को यहाँ पे 0 नंबर मिले। सो आई स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 5 इन दिस टीडीएस वाले क्वेश्चन में एंड नाउ मूव टू थर्ड ये वाला जीटीआई से रिलेटेड है, जिसमें आपको जीटीआई निकालना है एंड आपको लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो निकालना है। सो नाउ लेट्स सी हाउ आई प्रेजेंटेड दैट। सो व्हाट आई डिड इज कि जो अपना फॉर्मल प्रेजेंटेशन का वे होता है वही किया, सैलरी देन हाउस प्रॉपर्टी अगर हुआ तो हाँ वो सब किया। देन यहाँ पे आप देखना कि जो नोट्स होते हैं वो सारे यहीं के यहीं लिखे हैं एंड जो काटा पीटी है वो बहुत हो गई है, पर इसके आई थिंक नंबर नहीं काटे जाते। अगर आपकी प्रोविज़न है आपके वर्ड्स में दम है तो ये काटा पीटी के नंबर नहीं काटे जाते, तो आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। बाकी आई थिंक हल्के से ये कम करना चाहिए ताकि वो थोड़ी कॉपी अच्छी दिखे एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जो अब बल्कि हाँ ये वाला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इनपुट दिया है आउटपुट प्रेजेंट करना है वहाँ पे। मतलब ऐसा जिस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने वाला काम नहीं था, थोड़ा बहुत था जो कि वहीं के वहीं हो जाता है, मतलब इसमें फ्लो बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, वो तो वहीं के वहीं सारा कैलकुलेटिव था, सारा डेटा रॉ फॉर्म में दिया होता, बस अपन को वहाँ स्टेट करना था एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में। देन यहाँ पे लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ, ऐसा कर करके पूरा जो भी रीजनिंग है वहीं की वहीं दी। कैपिटल गेंस पे आए, फिर से वही सारा प्रेजेंटेशन वही एंड नोट्स भी वहीं के वहीं शॉर्ट फॉर्म में। देन लास्टली ये सेक्शन याद था इसीलिए लिख पाया एंड सेक्शंस का आई थिंक सच डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करते आपको कि मार्क्स मिलेंगे सेक्शन के, बट इनडायरेक्टली ये जो चेक कर रहा है एग्जाम या फिर जो एग्जामिनर है उसके माइंड में जाएगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ा हुआ है, सो वो आपको बाकी चीज़ों में इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर सकता है मार्क्स गेन करने में। एंड लास्टली हाँ ये कभी कभार ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चंस में कि हल्का सा आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये मैं लास्ट में भूल गया था, इस कारण से मैंने ये नोट लिख दिया था कि देखो ये प्रॉफिट और जैसे पार्टनरशिप से प्रॉफिट होता है वो एग्जम्प्ट होता है एंड अगर मतलब इंडिविजुअल को हाथ में एग्जम्प्ट होता है। सो और सेक्शन 2 में भी लिखा हुआ है प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस, सो उसका अगर प्रॉफिट एग्जाम मतलब इंक्लूड भी नहीं होता तो वो डिडक्ट भी नहीं होगा। सो ऐसे करके मैंने पूरा रीजनिंग सब दी एंड आई स्कोर्ड 7.5 आउट ऑफ 8, मतलब जो बेंचमार्क हल्का सा मैंने सेट किया था प्रेजेंटेशन का वो इस क्वेश्चन में मैंने पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश की थी एंड या दैट हेल्प। नाउ 3B या दिस वाज क्वेश्चन जिसमें मैंने बहुत गलतियाँ बोल सकते हैं की हैं, आई थिंक क्योंकि मैं इसको अच्छे से समझ नहीं पाता, क्योंकि ये क्या लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था एंड मैं बहुत खुश हो गया था कि सब काम जल्दी जल्दी हो गया टैक्स का, सो इस कारण से मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया इस क्वेश्चन पे जल्दी जल्दी करने के कारण। फिर मैं कुछ प्रोविजंस आई थिंक इधर उधर मिसप्लेस कर दिया जल्दी जल्दी में, मिस्टेक्स जो सोच सकता था जो असेस वाला पार्ट था वहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी एंड एनालाइज जो आता था सिर्फ वही लिख पाया। सो इसी कारण से मेरे कहीं कहीं नंबर कटे हैं, आई मीन कम मिले हैं। सो मिस्टेक्स प्लीज़ अवॉइड करें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, अच्छे से पूछना क्या चाह रहा है ये सबसे पहले ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट टैक्सेशन में, बिकॉज आप सोच कुछ और रहे हैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं, आपको वो 0 नंबर दे सकते हैं। सो बी सेफ कि क्या पूछने वा सकते हैं। ऑल्सो आपने अगर ये वीडियो आखिरी तक देखी हुई है
सो एक प्रेजेंटेशन की बहुत गोल्डन टिप दे सकता हूँ मैं कि ये है कि ये जो सारे मैंने आंसर्स लिखे हैं वो फ्रेश आंसर फ्रेश पेज वाली टेक्निक यूज़ की है, जो कि मोर प्रेजेंटेबल बनाता है किसी भी आंसर को, बिकॉज एग्जामिनर को बीच से किसी चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको टॉप से मिलेगा सब काम। एंड वो आपके लिए भी इजी होगा कि आप तब वो पेपर हो गया सब आप चेक कर रहे होंगे। सो आप उसको ऐसा कभी कभार होता है कि जल्दी जल्दी में आपका बीच का कुछ पार्ट अपन छोड़ देते हैं। सो आपके पास प्लेंटी ऑफ कभी कभार तो स्पेस बच जाती है, जैसे ये कहीं बच गई तो आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड अदरवाइज आपको जो चेकिंग होगी कि हाँ ठीक है मैंने ये कर लिया, तो आपको काउंटिंग वाइज थोड़ा इजी रहेगा, बीच में आपको मटेरियल ढूंढना नहीं पड़ेगा। सो प्लीज़ फ्रेश आंसर फ्रेश पेज वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करें, दैट विल रियली हेल्प। एंड फाइनली मैं टैक्सेशन के लिए बता दूं कि टैक्सेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको वन टाइम रिवीजन, टू टाइम रिवीजन, आई डोंट नो, मतलब कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है, बट जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जैसे कि मैं भी एक एवरेज था, बट मैंने इसको मतलब जैसे कि बार बार रिवाइज कर करके वो मेरे माइंड में बैक होता गया। एंड मेरे को इंटरेस्ट था शुरुआत से टैक्सेशन में। सो वो मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, लाइक मेरे को कुछ अलग से वो नहीं चाहिए था कि ओ ये पढ़ना है शेट डायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ना है। मेरे को खुद को मज़ा आता था, मतलब कि प्रोविजंस कि हम लोग रियल लाइफ में ऐसे ऐसे पूरे केसेस सॉल्व कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो मेरे को वो इंटरनल मोटिवेशन थी कि हाँ टैक्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, एंड हम लोगों को कैसे मतलब किस तरह से पैसे बचा सकते हैं या किस तरह से सेव कर सकते हैं। आई डोंट नो प्रैक्टिस में होता भी है कि नहीं, मतलब ओरिजिनल प्रैक्टिस में ये सब जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ये सब कुछ आई थिंक नहीं होगा बाकी मतलब इंटरेस्टिंग तो बहुत था, तो इसलिए वो सिर्फ मेरे को बहुत काम आया उसको बार बार पढ़ने में। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस साइड, होप यू केम टिल द एंड, एंड इफ यू, so this time you will be rocking in this direct taxation paper, and hope you score more than 35 marks in 42। 42 नहीं बोलूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा टैक्सेशन का पेपर है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। So all the best to all of you